हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। एक बार फिर मैं आपके सामने एक छोटा सा नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, जॉब का नोटिफिकेशन। आज हम फिर एक बार वापस से बात करेंगे महारत्ना रिक्रूटमेंट की। और वो महारत्ना कंपनी है गेल कंपनी। लेकिन इस बार जो है ये रिक्रूटमेंट जो महारत्ना में आया है, ये स्पेसिफिक सीए और सीएमए और एमबीए के लिए नहीं है, हाई क्वालिफाइड पर्सन के लिए नहीं है। ये जो रिक्रूटमेंट है ये बेसिकली सीए इंटर के लिए है, जो अभी सेमी प्रोफेशनल है, अभी जिनका सीए क्लियर नहीं हुआ है, या फिर बीकॉम जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, या एमकॉम है। लेकिन साथ में ही सबसे प्लस पॉइंट जो है कि इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस हो, या चाहे प्राइवेट कंपनी का हो, चाहे पब्लिक कंपनी का हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी का हो, चाहे किसी पीएसयू का हो। तो उनके लिए अगर वो सेंट्रल में स्विच करना चाह रहे हैं, प्राइवेट जॉब से उब चुके हैं, वहां पर आपको लग रहा है कितना टाइम हो गया मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देखिए, पहले समझते हैं कि गेल जो है वो पर्टिकुलरली कौन सी कंपनी है। गेल एक महारत्ना पीएसयू है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और महारत्ना का काम करने का एक अलग ही मजा होता है। ठीक है, आपकी सैलरी के पर्सपेक्टिव में देख लो, चाहे वर्क एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में देख लो। तो गेल, जो कि हम सभी जानते हैं कि एक महारत्ना पीएसयू कंपनी है, और ये एक नेचुरल गैस कंपनी है। किसमें डील करती है? गैस में डील करती है। ठीक है, तो ये एक्सप्लोरेशन भी करती है गैस का, प्रोडक्शन भी करती है, प्रोसेसिंग भी करती है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग एंड इट्स रिलेटेड सर्विस। ठीक है, तो जो एलएनजी जो हमारी गैस होती है, टर्मिनल गैस होती है, जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो बन रहे हैं इंडिया में, उसमें डील करने का काम जो है वो किसका है? गेल इंडिया लिमिटेड का है। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है जी, चलते हैं आगे के लिए। आगे इस नोटिफिकेशन बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, और इसमें बहुत सारी सरप्राइजिंग कंडीशंस है। आप पूरे नोटिफिकेशंस को ध्यान से अगर देखोगे तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो ऐसे दे रखी है कि मतलब आपने अगर उसको स्किप कर दी तो हो सकता है आप एग्जाम क्लियर कर जाएं, लेकिन बाद में आपको दिक्कत आएगी। तो पूरे नोटिफिकेशन को देखिए, कोशिश करूंगा जितना शॉर्ट हो सके। चलिए, पहली जो पोस्ट है वो है हमारी जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट की जनरल कैटेगरी में 7 पोस्ट है। ठीक है, अगर हम पोस्ट का एक बार वो देखिए क्लासिफिकेशन जो है, एक सेकेंड, पोस्ट का अगर मैं, हाँ अब ठीक है। तो यूआर कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में 7 है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रिमिलियन में 3 है, एससी में 2 है, 1 पोस्ट हमारी एसटी में। ऐसे करके टोटल जो है वो 14 पोस्ट है, 14 पोस्ट है। ठीक है, बार बार एक ही लाइन, सेम लाइन रिपीट, कि आप कितनी पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपको हमेशा एक पोस्ट का ध्यान में रखना है। आगे क्वालिफिकेशंस वगैरह देखेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट देख रहे हैं। दूसरी जो वैकेंसी है ऐसे ही, वो है अकाउंट असिस्टेंट की। ठीक है, तो अकाउंट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसमें जनरल के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ऐसे करके 13 पोस्ट किसके लिए है? अकाउंट असिस्टेंट के लिए है। ठीक है, ये S3 ग्रेड की है। क्लियर हो गया जी? चलिए एक बार उसका भी ग्रेड पे देख लेते हैं कि ये S3 में है, तो जूनियर अकाउंटेंट कौन से ग्रेड में है। आई थिंक जूनियर अकाउंटेंट भी S5 में है। ठीक है, यानी जूनियर अकाउंटेंट हाई है। तो 2 पोस्ट होगी, एक तो जूनियर अकाउंटेंट होगी और एक होगी अकाउंट असिस्टेंट वैकेंसी होगी, जो कि असिस्ट करती है। ये जो दोनों पोस्ट है वो हायर लेवल के प्रोफेशनल को असिस्ट करती है। जो सीए, जो असिस्टेंट मैनेजर या डीजीएम जो होते हैं, उनके नीचे इनको पोस्ट किया जाता है। क्लियर हो गया? ये कैटेगरी वाइज जो है वो मैंने आपको बता ही दिया कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार है वो रहेगा। ठीक है, हम हमारी काम की चीजें ही देखेंगे, बाकी नोटिफिकेशन में ऐसा जो मैंने काम का है वो मैंने पहले ही ऑलरेडी क्या कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। तो इसमें इतना दिक्कत वाली बात अपन को नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब अपन बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि पर्टिकुलर जो वैकेंसी है उसमें क्या तो क्वालिफिकेशंस मांगी गई है और कितनी उसकी एज का क्राइटेरिया रखा गया है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जूनियर अकाउंटेंट को। जूनियर अकाउंटेंट जो हायर ग्रेड पे है S5 पे, उसकी पे स्केल क्या रहेगी?
पे स्केल रहेगी 29,000 से -1,20,000। आपने इनकम टैक्स में सैलरी हेड में पढ़ा होगा पे स्केल, यानी 29,000-120 का मतलब है कि आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 29,000। ठीक है, आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 29,000, फिर उस पे आपका डीए एप्लीकेबल होगा जो कि करंट में 50% के आसपास चल रहा है। फिर उस पे आपका एचआरए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और फिर जो कैफेटेरिया अलाउंस होते हैं वो अदर अलाउंसेज जो है वो एप्लीकेबल होंगे लगभग 40% के अराउंड। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो कितनी होगी, तो ग्रॉस सैलरी जो है यहाँ पर होगी 75,000 अप्रोक्स पर मंथ। पर मंथ जो है वो 75,000 के अप्रोक्स आपकी जूनियर अकाउंटेंट की ग्रॉस सैलरी होगी। अपर एज लिमिट क्या होगी, यानी मैक्सिमम एज क्या है 28 है। ठीक है, 28 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इंटरमीडिएट यानी आईपीसीसी पास, और इक्विवेलेंट यानी और कोई नाम जो दे रखा है, जैसे सीएस एग्जीक्यूटिव हो गया, सीएमए इंटर हो गया, पहले आईपीसीसी हुआ करता था, सीएमए में इंटर हो गया। तो इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट इन किसमें, ओनली सीए और आईसीडब्ल्यू। ठीक है, या तो आप दोनों दो मतलब इंटर क्वालिफाइड होनी चाहिए, या तो सीए की या आईसीडब्ल्यू की, और आया इसके अलावा मतलब आप ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर क्या करेंगे, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स एमकॉम ऑफ मिनिमम 2 इयर्स विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी एमकॉम आपकी 60% से होनी चाहिए। क्लियर हो गया। चलिए यहां तक भी बात सही है कि आप या तो सीए इंटर हो या फिर एमकॉम हो, और एमकॉम में 60% होनी चाहिए, इंटर में 60% नहीं होना चाहिए, इंटर में तो सिर्फ पास होना चाहिए। उसके अलावा प्लस प्लस क्या चीज, मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब यानी एमकॉम होने के बाद आपने 2 साल कहीं जॉब की है, सीए इंटर के बाद आपने 2 साल कहीं जॉब की है इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग और लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज, यानी प्राइवेट की कंपनी या किसी इंस्टीट्यूट में भी काम किया है, लार्ज लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये प्राइवेट कंपनी कौन सी होनी चाहिए, ये तो कोई भी बना लाएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो उसको भी गेल ने आगे डिफाइन किया हुआ है कि प्राइवेट कंपनी कौन सी होनी चाहिए। क्लियर हो गया। तो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है इस नोटिफिकेशन को, इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें रोचक है। क्लियर हो गया जूनियर अकाउंटेंट के बारे में। अब चलते हैं अकाउंट असिस्टेंट के बारे में, कि अकाउंट असिस्टेंट के बारे में क्या दे रखे हैं। ठीक है, अदर पोस्ट के बारे में अपन को नहीं देखना, अदर पोस्ट और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए हम। इसके बाद है अकाउंट असिस्टेंट, उसका पे स्केल है S3। वही पे स्केल जो उसमें था जूनियर अकाउंटेंट में, थोड़ा कम है। 24,500 आपकी बेसिक रहेगी और 90,000 आपकी हाईएस्ट ग्रेड पे रहेगी, वो स्केल रहेगी। अपर एज लिमिट ये तो बिल्कुल ही कम है, यानी 26, यानी ये उनके लिए जॉब है जो बहुत कम एज में जॉब कर रहे हैं, और मतलब आपने बीकॉम कर रखा है तो आपके लिए बेस्ट है कि आप अभी से ही इसमें लग जाओ। और 26 साल का बंदा अगर जॉब करता है तो बहुत बड़ी बात है। बैचलर डिग्री यानी सिर्फ और सिर्फ आपका बीकॉम होना जरूरी है। मिनिमम 3, ऑब्वियस बात है बीकॉम 3 साल की होती है। मिनिमम 55% मार्क्स, आपके 55% से 55% से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए बीकॉम। और उसके साथ प्लस ये एक और चीज इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट या किसी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में। सेम चीज प्राइवेट सेक्टर को आगे डिफाइन किया गया है। ये चीज बहुत नोट करने की है। आप एज में भी हो, बैचलर भी हो, लेकिन आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल। प्राइवेट सेक्टर की डेफिनेशन आगे दे रखी है, तो ऐसी कंपनी को अगर आप काम करते हैं और आपकी कंपनी इस क्राइटेरिया में फिट बैठती है, चाहे आप किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो चाहे किसी पे भी हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। चलिए जी, इसमें बाद में आता है कि जो हम ये बीकॉम एमकॉम जो देखेंगे वो फुल टाइम होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, नॉन कॉलेज नहीं होना चाहिए। आप अपनी मार्कशीट में जरूर देखिए बीकॉम या एमकॉम की कि वो रेगुलर बेसिस पे है ना, प्राइवेट बेसिस पे तो नहीं है ना। तो मुझसे कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या बीकॉम एमकॉम ग्रेजुएशन प्राइवेट कर ले, तो हमेशा मेरा कहना था नहीं, आपको प्राइवेट तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप वाकई में गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं आगे तो आपके लिए फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन जो है उसमें यही चीज पूछी जाती है। क्लियर हो गया। चलिए जी,
इसके बाद आता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो सबसे पहले होगा आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद में होगा आपका नॉलेज टेस्ट जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो दो तरह के इसमें टेस्ट होंगे, आगे हम देखेंगे कि दो तरह के कौन कौन से वो टेस्ट होंगे और कैसे उसका सिलेबस होगा, ये सारी चीजें। ये चीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाह रहा था बार बार, कि इस नोटिफिकेशन में ये क्लियर कर दिया कि दीज डिग्रीज आर इनएलिजिबल फॉर दीज पोस्ट, यानी ये अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। जनरली क्या होता है कि बड़े जो मछली है वो बेचारी छोटी मछली का हक खा जाती है, तो वो वाला मामला है यहाँ पे। जूनियर अकाउंटेंट के लिए सीए फॉर्म नहीं फिल कर सकता, आईसीडब्ल्यू फॉर्म नहीं कर सकता, एमबीए नहीं कर सकता, पीजीडीएम नहीं कर सकता, पीएचडी बंदा नहीं कर सकता। आपको पता है जैसे करंट में जो बेरोजगारी की जो हालत है, अनएम्प्लॉयमेंट जो इशू है हमारे देश में सबसे बड़ा चल रहा है, उसमें ये हाल है कि जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी सीए फॉर्म फिल कर रहा है, आईसीडब्ल्यू भी कर रहा है, पीएचडी होल्डर भी कर रहा है। तो उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन में ही पहले ही क्लियर कर दिया। एक तो ये गेल का मैंने देखा है ऐसा, और एक जो देखा है आईओसीएल का देखा है, वो भी क्लियर लिखता है कि ये आप नहीं कर सकते। अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी सेम, सीए नहीं कर सकता, आईसीडब्ल्यू सीए इंटर भी नहीं कर सकता, अकाउंट असिस्टेंट में सीए इंटर नहीं कर सकता, आईसीडब्ल्यू का इंटर नहीं कर सकता, एमबीए, पीजीडीएम और एमकॉम, ये ध्यान रखना, अकाउंट असिस्टेंट में सिर्फ और सिर्फ बीकॉम वाले ही कर सकते हैं और ये दूसरे बंदे नहीं कर सकते। तो ये चीज बहुत ध्यान से देखने की है कि आप इसमें अगर फॉल कर रहे हैं तो आप फॉर्म ना भरें। क्लियर हो गया। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो फुल टाइम मोड होना चाहिए। ऐसा नहीं जी कि मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए आ जाता था वहां पर, मैं 4 घंटे जॉब करने जाता था, नहीं। आपका जो एक्सपीरियंस जो है वहां पर फुल टाइम मोड होना चाहिए। और किस दिन होना चाहिए, 1 साल 2 साल जो बात आगे कही गई थी, वो 7 सितंबर 2024 के दिन आपका वो एक्सपीरियंस जो है वो पूरा होना चाहिए। क्लियर। चलिए इसके बाद आगे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो एक्सपीरियंस है ओनली डायरेक्ट वर्क एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग फिक्स्ड टर्म बेसिस एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर आप किसी फिक्स बेसिस पे काम कर रहे हैं, यानी जैसे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है ना, 15,000 रुपए सैलरी मिलेगी बस, ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा, या 10,000 रुपए मिलेगा, तो वो भी हम कंसिडर करेंगे। इन्होंने क्लियर कह दिया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप काम कर रहे हो तो उसको क्लियर कंसिडर किया जाएगा। आगे ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट या कंपनी की डेफिनेशन क्या दे रखी है इसमें उन्होंने बताया, या तो वो कंपनी आपकी लिस्टेड होनी चाहिए, बीएससी एनएससी पे लिस्टेड होनी चाहिए, या वो कंपनी में 500 से ज्यादा रेगुलर एम्प्लॉय काम करते हो, 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हो। अगर ये भी कंडीशन नहीं है तो उसके बाद क्या काम, उस कंपनी का एनुअल टर्नओवर मोर देन 250 करोड़ होना चाहिए, 250 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आपकी कंपनी तो लिस्टेड होनी चाहिए, ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो दूसरी कंडीशन है कि 500 से ज्यादा रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए, और ये भी नहीं है तो फिर उसका टर्नओवर देखेंगे, टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर। चलिए और आगे क्या है इसमें, आपकी जो एज का जो क्राइटेरिया देखा जाएगा वो किस दिन देखा जाएगा, 7 सितंबर के दिन आपकी देखी जाएगी। गवर्नमेंट के अनुसार एज रिलैक्सेशन रहेगा, एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का। ठीक है, तो ये जो हर नोटिफिकेशन में कॉमन बात होती है कि एज रिलैक्सेशन जो है वो किसके लिए कितना है। अब इनिशियल बेसिक पे मैं बता ही चुका पहले भी आपको कि आपकी अगर जो S5 जूनियर अकाउंटेंट है वहां पर बेसिक सैलरी 29,000 रहेगी, S3 अकाउंट असिस्टेंट के लिए आपकी बेसिक सैलरी 24,500 रहेगी। क्लियर है। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है कि नो प्रोटेक्शन ऑफ पे विल बी एडमिजिबल टू द कैंडिडेट ज्वाइनिंग गेल इन द अबव मेंशन्ड पोस्ट। यानी अगर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो जनरली क्या होता है, पे प्रोटेक्शन मिलता है। पे प्रोटेक्शन का मतलब जितनी सैलरी ऑलरेडी वहां मिल रही है उससे कम नहीं मिलेगी, वो तो मिलेगी, उसको बोलते हैं पे प्रोटेक्शन। जैसे मैं किसी कंपनी में मान लो 50,000 रुपए में काम कर रहा था, ठीक है, और तो और मेरी यहाँ सैलरी जो है मान लो वो 40,000 बन रही है, तो वो कहते हैं कि नहीं हम आपको 50 तो पे करेंगे, तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई प्रोटेक्शन जो पे है वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हमारी जो सैलरी वही मिलेगी। उसके अलावा और क्या मिलेंगे, अदर जो है कंपनी अकोमोडेशन, कंपनी में रहने की फैसिलिटी, लीज अकोमोडेशन, खुद का अगर क्वार्टर नहीं है तो लीज पे ले सकते हैं, एचआरए मेडिकल फैसिलिटी,
ग्रुप इंश्योरेंस, आवर्स बिल्डिंग, एडवांस कन्वेंस, ये सब मतलब महारत्ना की तो बात ही मत करो आप इन चीजों की। महारत्ना की जो बेनिफिट्स है वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, यानी और अदर किसी कंपनी में ऐसी चीजें नहीं मिलती है, ठीक है। और अगर नोटिफिकेशन इसमें बात करें तो उन्होंने क्या लिखा है कि हम आपको कहीं पे भी पोस्ट दे सकते हैं, गेल इंडिया में प्रोजेक्ट ऑफिस में भी दे सकते हैं या कॉर्पोरेट ऑफिस में भी दे सकते हैं, सब्सिडरी हमारी जो कंपनीज है, जॉइंट वेंचर कंपनीज है, वहां पे भी हम आपको डेपुटी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फीस का बताया इन्होंने कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए आपको फॉर्म की फीस मात्र 50 रुपए है, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है उनके लिए एग्जेम्प्ट है, उन्हें कोई भी फीस भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये भी चीज बात समझ में आ गई। फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन फिल करना है, 8 तारीख से जो है वो 7 सितंबर तक, 8 अगस्त से 7 सितंबर के बीच होगा। इसके अलावा एक एक बंदा सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऑब्वियस भी बात है कि आप अगर मान लो अकाउंट जूनियर अकाउंटेंट में एमकॉम में आ रहे हो तो फिर इधर अकाउंट असिस्टेंट में नहीं आएंगे, तो आपको एक ही पोस्ट भरनी है। आप डबल पोस्ट के लिए भरोगे तो आपका जो है वो लेटेस्ट वाला, यानी जो बाद में भरा है उसको ही कंसिडर किया जाएगा, और जो पहले भरा है उसको हम रिजेक्ट मान लेंगे, ऐसा गेल इंडिया जो है वो कह रही है। क्लियर हो गया, ठीक है जी। उसके अलावा जो है वो आपको ये बता रहा है कि आपको कोई भी हार्ड कॉपी वहां पर देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको हार्ड जो ओरिजिनल है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही बताने पड़ेंगे। क्लियर हो गया, चलिए। इसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आप बनवाओगे, जहां भी आप काम कर रहे हैं उसमें क्या लिखा होना चाहिए, उसमें क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए कि आप कौन सी पोस्ट पे काम करते हैं, किस पीरियड से आप वहां पर सर्व कर रहे हैं, जॉब टास्क कैसा है आपका, परफॉर्मेंस मतलब किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो क्लियर उसके एक्सपीरियंस डिटेल आपकी मेंशन होनी चाहिए, किस सैलरी बेसिस पे आपका जो है वहां पर पेमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लिखे होने चाहिए, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली चीजें बताई गई है, ठीक है। अगर आप पहले से ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, मैं कह रहा था ना इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत स्पेशल है, कि अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे जो छोड़ चुके हो, तो उसके एक्सपीरियंस में क्या लिखा होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर, सर्विस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेटिंग आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग डेट ऑफ रिलीविंग, कब आप इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा, और आपकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, आप क्या काम करते थे वहां पर, और उसके अलावा एनी टू ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये आपको दो डॉक्यूमेंट और बताना है, लास्ट पे स्लिप, सैलरी स्लिप आपकी, एनुअल इंक्रीमेंट लेटर या प्रमोशन ऑर्डर या ट्रांसफर ऑर्डर, पीएफ स्टेटमेंट क्लियरली मेंशनिंग द एम्प्लॉय डिटेल, पीएफ की डिटेल होनी चाहिए, या ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर होनी चाहिए, इनमें से कोई दो आपके पास में होना चाहिए जिस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ चुके हो, ठीक है। ऐसे ही करंट एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो करंट के लिए भी यही सब चीजें लिखी हुई है कि आपको ये दो चीजें आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने बताई दी आपको कि प्राइवेट एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या इन्होंने लिखी है, ठीक है जी। इसके बाद में आप नोटिफिकेशन को चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा इसको, तो आप हाईलाइटेड पोर्शन को पढ़ सकते हैं। एग्जाम में क्या क्या होगा तो ये मैं बता देता हूँ, जूनियर अकाउंटेंट में रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि एग्जाम दो स्टेप में होगा, रिटन टेस्ट अब होने को तो इसमें एंड और दो वर्ड लगे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से जो है ये शायद हो सकता है एक ही टेस्ट ले लें, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर का टेस्ट भी हो सकता है बट जनरली जो है वो सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, जहां तक जो अपनी जो पोस्ट का बात है कि हमारी जो पोस्ट है वो किस तरीके से है। इसके बाद है कि जो सिलेबस है वो आपको गेल की वेबसाइट पे दिया जाएगा, तो आप प्रोफेशनली तो तैयार कर अपने आप को रखिए। इसमें जो सिलेबस की मैं बात करूं तो प्रोफेशनल जो है, आई थिंक जो मुझे लगता है प्रोफेशनल के 70 क्वेश्चन आएंगे, और जो जनरल पेपर है रीजनिंग मैथ के इनके उनके 30 क्वेश्चन आएंगे, बाकी देखते हैं। तो देयर शैल बी 100 क्वेश्चंस इन द रिटन टेस्ट एंड टोटल मार्क्स शैल बी 100, ईच करेक्ट आंसर शैल कैरी 1 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक नंबर का, और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी अपने लिए सबसे बड़ा फायदा हो गया कि आप अगर कुछ भी करके आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद जो ड्यूरेशन है टेस्ट की, कि जो टेस्ट है वो कितने टाइम का होगा, तो टेस्ट की अगर मैं बात करूं, टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो जो टेस्ट है वो 90 मिनट्स का होगा,
यानी आपका 1.5 घंटे का जो है इसका टाइम रहेगा टेस्ट का। और टेस्ट जो है उसमें मिनिमम ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स आपके 40% होना चाहिए यूआर और ईडब्ल्यूएस में। ये भी मतलब अच्छी कंडीशन दी है इसने। 35% जो है वो ओबीसी में होना चाहिए, 30% जो है वो मिनिमम एससी एसटी में होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद दे रखा है कि शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट है वो 1:5 के रेशियो में करेंगे अगले स्टेप के लिए। तो दूसरा जो टेस्ट होगा, तो पहले टेस्ट में है वो एक पोस्ट के लिए 5 बंदों को हम सेलेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया। इन द स्किल टेस्ट, द टेक्निकल स्किल या प्रोफिशिएंसी, फिजिकल एबिलिटी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ट्रांसलेशन स्किल ऑफ द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी असेस्ड। यानी जो फर्स्ट टेस्ट में पास होंगे उसका दूसरे में जो है वो टेक्निकल स्किल होगी। टेक्निकल स्किल मतलब प्रोफेशनल। आप जो कॉमर्स के बंदे हैं तो कॉमर्स में आपको आपकी कितनी नॉलेज है उसका टेस्ट होगा, यानी कॉमर्स के पेपर का इसमें टेस्ट होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी है। टेस्ट के सेंटर कौन कौन से हैं ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया। दिल्ली एनसीआर में होगा, लखनऊ में होगा, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई में होगा। ठीक है। तो ये रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थी इस नोटिफिकेशन की। आप लोग अगर बीकॉम है, एमकॉम है, सीए इंटर है और वाकई में चाहते हैं, और मैं तो कहता हूं कि अगर सीए इंटर क्वालिफाइड है तो आप डेफिनेटली सीए फाइनल में हो तो डेफिनेटली इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप जॉब में रहकर आगे की ग्रोथ के लिए आप स्टडी कर सकते हैं। आपको इतना टाइम मिलता है क्योंकि हमारी जो पोस्टिंग है वो फील्ड पोस्टिंग नहीं होती है। आपको साइट पे जाकर ऐसा कोई काम नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिस में बैठकर काम करना है। और वही आपका जो टाइमिंग है जिस 10 से 5 या जो भी टाइमिंग होता है ऑफिस का, उस हिसाब से काम करके अपने आप को और अपग्रेड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में रहकर। क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो एक ऐसी चीज है महारत्ना कंपनी का, वो आपको जंप करवाएगी और इतना जंप देगी आप सोच भी नहीं सकते। तो ये ना सोचिए छोटी पोस्ट है, छोटी पोस्ट से ही बड़ी की शुरुआत होती है, ये ध्यान रखिए। अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आप तेजस कॉमर्स क्लासेज के स्टडी मटेरियल को रिव्यू कर सकते हैं। वहां पर समराइज नोट्स, एमसीक्यू बैंक, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है। बाकी और कुछ आपको इसके बारे में जानना हो गेल के बारे में तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक यू।